हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सबको पता है, मैं बीएनएसएस की कुछ वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 3 वीडियो अभी तक बनाई है। तो बीएनएसएस की मैं ये 4th वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं चैप्टर 3 इंक्लूड कर रहा हूँ। बेसिकली जो पावर ऑफ कोर्ट्स की बात कर रहा है, तो उसमें बेसिकली सेक्शन 21 से लेके और 29 तक दिया हुआ है। ये सारे के सारे सेक्शन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो मेरी सीरीज चल रही है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। तो प्री में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या सेक्शन में चेंज हुआ है, वो सब इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सेक्शन 21 में क्या दिया हुआ है। सेक्शन 21, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन, एक मिनट, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता एनी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता मे बी ट्राइड बाय। अब ध्यान से सुनना, भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंस कौन ट्राई कर सकता है। तो भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंस हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, ट्राइड बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है, और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज सोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो 3 कोर्ट के पास पावर है भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंस ट्राई करने की। ये क्वेश्चन आता है किस किस के पास है। पहली हाई कोर्ट के पास है, ठीक है, हम सबको पता है। दूसरी कोर्ट ऑफ सेशन के पास है भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंस ट्राई करने की। तीसरी एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज सोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। तीसरी ये है कि जो ऑफेंस है ना, अदर ऑफेंस कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल अगर आप देखोगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन से ऑफेंस को कौन ट्राई करेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेगा, सीजेएम ट्राई करेगा, या फिर सेशन कोर्ट ट्राई करेगा, तो उसमें लिखा हुआ है। तो ये एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज सोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। उसके अलावा जो प्रोवाइजो है, ये प्रोवाइजो ऐड किया गया है, प्रोवाइजो में लिख दिया गया है, लास्ट में लिख लेना, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय ए कोर्ट प्रिस्क्राइब बाय प्रिसाइडेड ओवर बाय ए वुमेन। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की, तो भारतीय न्याय संहिता में कि जो ऑफेंस है, अगर आप जाओगे किस कोर्ट में वो ट्राई करता है, तो ट्रायल होता है पहला हाई कोर्ट में, दूसरा होता है सेशन कोर्ट में हो सकता है, ऑफेंस की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है ये। तीसरा हो सकता है एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज सोन इन द फर्स्ट शेड्यूल ट्राइबल। और अगर बात करते हैं रेप या रेप से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस है, उसके लिए कोई ऐसी, जब आप कोर्ट ट्राई करोगे तो ऐसा उसमें कोर्ट में कोई भी प्रिसाइडेड बाय वुमेन, जो वुमेन ट्राई करती सकती है उसको। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, तो जैसे अगर हमने देखा होगा कि फर्स्ट शेड्यूल, इसमें ज़रूरी क्या होता है कि जब आप फर्स्ट शेड्यूल देखोगे, तो फर्स्ट शेड्यूल में ये होता है कि फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंस ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब उसमें देखा जाता है कि अगर चोरी का ऑफेंस है तो इस पर कॉग्निजेंस कौन लेगा, या अगर बात करते हैं मर्डर का ऑफेंस है तो इस पर कॉग्निजेंस कौन लेगा। तो ये तो कंफर्म है कि जब भी कॉग्निजेंस लिया जाता है वो लोएस्ट कोर्ट लिया जाता है। और लोएस्ट कोर्ट की बात करें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो कॉग्निजेंस लेता है। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद देखता है कि यार ये ऑफेंस तो मैं ट्राई नहीं कर सकता, तो उसको वो बेसिकली कमिट कर देता है फर्दर नेक्स्ट कोर्ट के पास। तो ज़्यादातर जो ऑफेंस, जैसे आपने देखा होगा मर्डर से रिलेटेड ऑफेंस है या जितने भी बड़े ग्रेवियस ऑफेंस है, उसको डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है। अब मुद्दा ये आता है सर फिर हाई कोर्ट का प्रोविज़न क्यों होगा। तो हाई कोर्ट का प्रोविज़न इसलिए दिया गया है कि जब भी हाई कोर्ट को डायरेक्ट जुडिक्शन दी गई है, स्पेसिफिक जुडिक्शन हाई कोर्ट की है, कि आपको अगर लगता है कि कोई ऑफेंस है जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्राई करना चाहिए था, सीजेएम को ट्राई करना चाहिए था, या कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना चाहिए था, अब अगर वो ट्राई नहीं कर रहे तो हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट जुडिक्शन है। तो जो एक स्पेसिफिक चीज़ दी है सेक्शन 21 ने, वो ये है कि डायरेक्ट जुडिक्शन किसके पास है, कि कॉग्निजेंस कौन लेगा, कॉग्निजेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ले रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास वो कमिट कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास भी स्पेसिफिक पावर है, हाई कोर्ट भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लेते हैं एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ। तो अभी जो हमने फर्स्ट क्लोज देखी, तो फर्स्ट क्लोज बात करती है भारतीय न्याय संहिता की। अब एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, तो जैसे बहुत सारे ऑफेंस है, जैसे अगर बात करोगे आप पोस्को की बात कर लो, या बात करोगे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की बात कर लो, या आप बात करोगे बहुत सारे एक्ट जैसे डावरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात कर लो, तो उस कंडीशन में देखते हैं कि वो ऑफेंस कौन ट्राई कर सकता है। तो एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ मतलब जो भी डावरी प्रोहिबिशन एक्ट है, और भी बहुत सारे पोस्को है, कुछ भी, व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ। तो आपने अब देखा होगा अगर फैमिली कोर्ट से रिलेटेड मैटर फैमिली कोर्ट में जाते हैं, जैसे जितने भी फैमिली लॉ से रिलेटेड मैटर है फैमिली कोर्ट में जाते हैं ज़्यादातर, तो वो एनी अदर कोर्ट की डेफिनेशन में आ जाता है। व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन, तो हर बुक में ना, जैसे अगर आप SC/ST एट्रोसिटी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ोगे या पोस्को पढ़ोगे, तो उसमें लिखा होता है कि ये ऑफेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, ये ऑफेंस इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनेगी, या तो वो जो एनी अदर कोर्ट है ना, बेसिकली वो उसी एक्ट में दिया होता है। तो उसमें लिखा होता है कि कौन ट्राई करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट ट्राई करेगा, सीजेएम ट्राई करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। तो बेसिकली वही ट्राई करता है। एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शैल व्हेन एनी कोर्ट इज
mentioned in this behalf in such law be tried by such court and when no court mention, अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं किया हुआ, सपोज करो कोई स्पेसिफिक लॉ है जैसे पोस्को है या फिर सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है या फिर बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, अगर उसमें कोर्ट मेंशन नहीं किए गए तब कौन, अगर सपोज करो उस स्पेसिफिक एक्ट में कोई कोर्ट मेंशन किया गया तब तो मैटर वहाँ चला गया, लेकिन सपोज करो उस स्पेसिफिक एक्ट में कोई कोर्ट मेंशन नहीं किया गया, बस ऑफेंस बता दी गए, तब कौन ट्राई करेगा? बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड नो कोर्ट इज सो मेंशन मे बी ट्राइड बाय, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज सोड इन द फर्स्ट शेड्यूल, तो या तो हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, अगर सपोज करो उस एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ कि कौन ट्राई करेगा तो डायरेक्ट हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, या फिर एनी अदर कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस में दिया गया है कि बीएनएसएस के इस फर्स्ट शेड्यूल बोलता है कि पोस्को से रिलेटेड ऑफेंस तो ये कोर्ट सुनेगा, या डाउरी प्रोहिबिशन से रिलेटेड ऑफेंस ये कोर्ट सुनेगा। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखना, क्लोज 1 में और बी में एक डिफरेंस है कि भारतीय न्याय संहिता में कोर्ट ऑफ सेशन के पास बी क्लोज, अगर देखोगे आप भारतीय न्याय संहिता में कोर्ट ऑफ सेशन के पास जुडिक्शन है, लेकिन एनी अदर ऑफेंस में या तो एनी अदर कोर्ट मेंशन है या फिर हाई कोर्ट है या एनी अदर कोर्ट है, तो यहाँ भारतीय न्याय संहिता के बी क्लोज में कोर्ट ऑफ सेशन के पास जुडिक्शन नहीं है, या तो स्पेशल कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा या एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज ट्रायबल। अब बात करते हैं हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस। अब हाई कोर्ट कितनी सज़ा दे सकता है, तो हाई कोर्ट के बाद सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास, ए हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस, तो हाई कोर्ट कितनी भी सज़ा दे सकता है, मतलब फांसी तक की सज़ा हाई कोर्ट दे सकता है। और अगर हम बात करें कि वो कितना फाइन लगा सकता है, तो अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है हाई कोर्ट। अब अगर बात करते हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation by high court। तो अगर बात करते हैं हाई कोर्ट फांसी तक की सज़ा दे सकता है, हाई कोर्ट अनलिमिटेड जुडिक्शन है उसके पास, तो आप पे कितना बड़ा भी फाइन लगा सकता है, ठीक है। ऐसी बात करें सेशन कोर्ट के पास भी अनलिमिटेड जुडिक्शन है, वो आपके ऊपर कितना भी फाइन लगा सकता है। तो अगर पिक्यूनरी बात करें तो इस पर बेसिकली फाइन से रिलेटेड तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, कितना भी फाइन लगा सकता है। लेकिन अगर बात करें हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, लेकिन लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे, जज शैल बी सब्जेक्ट टू बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सेशन जज शैल बी सब्जेक्टेड टू कन्फर्मेशन। लेकिन अगर सेशन जज क्या करता है, किसी को फांसी की सज़ा देता है, तो उसको अगर हाई कोर्ट कन्फर्म कर रहा है तभी वो फांसी की सज़ा वैलिड मानी जाएगी। अब बात करते हैं द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अगर आप हायरार्की वाइज देखोगे तो सबसे बड़ा कोर्ट है हाई कोर्ट, उसके बाद है सेशन कोर्ट, उसके बाद आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब देख लेते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग ईयर। तो अगर बात करें पिक्यूनरी वाइज, फाइन तो सीजीएम भी कितना भी लगा सकता है, 1 लाख लगाए, 2 लाख लगाए, 3 लाख लगा सकता है भाई फाइन वो। लेकिन अगर बात कर रहे हैं हम कि कितनी वो सज़ा दे सकता है, तो वो 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, सीएम 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये तो पहले तो मैंने देखा हाई कोर्ट, फिर हमने कोर्ट ऑफ सेशन देख लिया, फिर हमने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देख लिया। अब देखते हैं उसके बाद आता है नंबर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, ठीक है। और फाइन नोट एक्सीडिंग, और 50,000 तक का ही फाइन लगा सकता है, 51,000 का फाइन नहीं लगा सकता। 50,000 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा वो फाइन नहीं लगा सकता, 50,000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है। अब बात करते हैं द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो पहले हाई कोर्ट था, फिर सेशन कोर्ट है, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, फिर बात करते हैं कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। अब फर्स्ट क्लास है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देख लेते हैं क्या कर सकता है। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो 1 साल तक की सज़ा दे सकता है, और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़, तो 10,000 तक की वो फाइन लगा सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितने तक का फाइन लगा सकता है, 10,000 तक का फाइन लगा सकता है, 1 साल तक की सजा दे सकता है। फर्स्ट क्लास लगा सकता है 3 साल तक की सजा दे सकता है और 50,000 तक का फाइन लगा सकता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी सर्विस क्या होता है। तो कम्युनिटी सर्विस पहले अगर देखोगे आईपीसी में 5 पनिशमेंट थी, अब 6 पनिशमेंट हो गई है। तो उसमें एक सर्विस एक पनिशमेंट ऐड हुई जिसे बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मीन्स द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर a convict to perform as a form of a punishment that the benefit of community for which shall not be entitled to any remuneration। तो बेसिकली अगर सपोज करो कोर्ट को ना एक नई पनिशमेंट दी, कोर्ट क्या कर सकता है, सपोज करो कोई किसी ने कोई गलत काम किया तो उससे बोल दे जाके 10 पेड़ लगाओ उस लोकेलिटी में, या जाके आप अगले 10 दिन तक सफाई करोगे उस लोकेलिटी में उस रोड की। तो कम्युनिटी सर्विस ऐसी सर्विस
जिससे कम्युनिटी को कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा हो, तो कम्युनिटी सर्विस को भी एज ए पनिशमेंट हमने ऐड कर दिया। तो मैंने आपको बताया 3-5 तरह के कोर्ट अभी तक बताए। हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, कोई भी सेंटेंस दे सकता है, कितना भी फाइन लगा सकता है। सेशन कोर्ट भी कोई भी फाइन लगा सकता है, लेकिन सेशन कोर्ट जब फांसी की सज़ा देगा तो फांसी की सज़ा कन्फर्म होगी हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद कर लेते हैं CJM की बात करते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है। फिर बता रहा हूँ, CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है, लेकिन 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, 50,000 का फाइन लगा सकता है। उसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या कर सकता है, 1 साल तक की सज़ा दे सकता है और 10,000 तक का फाइन लगा सकता है। अब बात करते हैं सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो अगर सपोज करो कोई फाइन ना दे, जैसे मैंने बताया था ना आपको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर है, या तो आपके पास ऊपर 50,000 का जुर्माना लगा दे, या आपको 3 साल तक की सज़ा दे दे। आप सपोज करो किसी को उसने बोल दिया कि आपको 20,000 का फाइन देना, अगर वो 20,000 का फाइन नहीं दे पाया तो उस कंडीशन में उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज ऑथोराइज्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड दैट टर्म इज नॉट एक्सीड द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। तो आप सपोज करो यहाँ बात करें, इज नॉट इन एक्सेस 24 की फर्स्ट क्लोज। अब मैं समझा देता हूँ आपको क्या होती है। इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। तो अगर बात करते हैं, देखो हमने सीखा था सेक्शन 23 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अगर आप पावर देख रहे हो सेकंड क्लोज में, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। तो आप सपोज करो इसने किसी पे जुर्माना लगाया कि उसे 45,000 का जुर्माना देना है, और जुर्माना फाइन देना 40,000 तक का देना है, 40 से 50 तक का दे सकते हैं, 45 बोल दिया उसने। अब वो आदमी 45,000 का जुर्माना नहीं दे रहा, तो ये 1 साल से लेकर 3 साल तक की या कितने तक की भी सज़ा दे सकता है। लेकिन कभी भी अगर ये सज़ा देगा ना, तो उसकी जो टर्म है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पावर ही 3 साल तक की सज़ा देने की है। तो सपोज करो इसने किसी के ऊपर जुर्माना लगाया कि आपको 40,000 पे करने हैं, अब वो आदमी 40,000 पे नहीं कर पा रहा, तो उसे जेल में डाल देगा। ये कितने दिन तक के लिए जेल में डाल सकता है? 3 साल तक के लिए जेल में डाल सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। बी क्लोज पढ़ लेते हैं। shall not, where imprisonment has been awarded as a part of substantive, exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence। तो कितनी देगा? अगर सपोज करो एक ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन, याद रखना कितनी, 1/4 मतलब shall not, where imprisonment has been awarded as a part of the substantive sentence, exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as a punishment for the offence otherwise than as imprisonment। अब सपोज करो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने बोला कि आपको 20,000 का जुर्माना 8,000 का जुर्माना देना है, अब वो 8,000 का जुर्माना नहीं दे रहा, तो उसे 1/4 पनिशमेंट देगा वो, मतलब वो 2.5 महीने तक की सजा उसे दे सकता है मैक्सिमम। ये एक लिमिटेशन है कि आप अगर फाइन कोई नहीं दे पा रहे तो कितनी उसे पनिशमेंट दोगे? तो 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट विच ए मजिस्ट्रेट कैन प्रोवाइडेड। तो उसे 1/4 की बात करें, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आप देखोगे तो 1 साल तक की सजा दे सकता था, तो अगर वो कोई आदमी फाइन नहीं दे पा रहा तो कितनी दे पाएगा? 2.5 महीने तक की। ऐसे अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात की थी मैंने, अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता था। अब सपोज करो कोई फाइन नहीं दे पा रहा तो 3 साल तक का 1/4 कर लो, तो 24 महीने का 1/4 करोगे आप तो हो जाएगा 8 या 24, 8 महीने तक की मैक्सिमम सज़ा दे सकता है। shall not, where imprisonment has been awarded as a part of substantive sentence, exceed 1/4 of the term of imprisonment। तो 1/4 ये याद रखना, 1/4 तक ही सज़ा दे सकता है। ये क्वेश्चन आता है कि इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन व्हेन ए मजिस्ट्रेट हैज़ टू अवॉर्ड ए सेंटेंस, तो कितनी वो सजा दे सकता है? वो एक्सीड 1/4 से ज़्यादा नहीं कर पाएगी, 1/4 तक की सजा ही वो दे सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस। तो सपोज करो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने 1 साल तक की सज़ा दी है और उसने बोल दिया आपको 1 साल तक की मैं सज़ा दे रहा हूँ और आपको 20,000 रुपये भी पे करने हैं, तो उसने 1 साल तक की सज़ा तो उसने भुगत ली, लेकिन वो 20,000 पे नहीं कर रहा, तो उसे जो 1/3 वो पनिशमेंट दे रहा है ना, 1/4 पनिशमेंट दे रहा है, तो 2.5 महीने की सजा है, तो वो इन एडिशन में होगी, वो 1 साल में इंक्लूड नहीं हो जाएगी। अभी सपोज करो किसी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ए को 1 साल तक की सज़ा दे दी, उसने दे सकता है, वो उसके पास पावर है, और उसे 20,000 तक का फाइन देने के लिए बोल दिया। अब उसने 1 साल तक की जो सज़ा है, 1 साल तक की सज़ा है वो तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन 20,000 का फाइन नहीं दिया, तो वो क्या करेगा? उसे 2.5 महीने के लिए जेल में भेज देगा, और 2.5 महीने के लिए जेल में भेजेगा तो बेसिकली अब उसकी सज़ा कितनी हो जाएगी? 1 साल प्लस 2.5 महीने, तो बेसिकली हो जाएगी 1.25 साल की उसकी सज़ा हो जाएगी। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड इन दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू, तो एडिशनल हो जाएगी वो, तो जो 12 महीने की सजा थी उसमें इंक्लूड नहीं होगी, 12 प्लस 2.5 महीने और इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड इन दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू, ये क्वेश्चन आता है कि इन एडिशन टू होगा। पहला क्वेश्चन इस सेक्शन से बन जाए, 1/4 टर्म एक्सीड नहीं करेगा जब भी
फ़ाइन दे, अगर कोई बंदा फ़ाइन नहीं दे पा रहा है तो उसे कितनी सज़ा मिलेगी कि अगर उसे सपोज करो 1 साल तक की सज़ा मिलती फ़ाइन ना देने, तो वो कितनी दे सकता है, 2.5 महीने की सज़ा, 1/4 एक्सीड नहीं करेगी टर्म। उसके अलावा अगर बात करते हैं 24 सब क्लोज 2 की, तो 24 सब क्लोज 2 कह रहा है कि भैया जो मजिस्ट्रेट ने अगर सपोज करो 1 साल तक की सज़ा दी और 20,000 का फ़ाइन लगा दिया, और एक बंदे ने 1 साल तक की सज़ा तो भुगत ली लेकिन वो 20,000 का फ़ाइन नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में अब हो क्या जाएगा कि वो उसे एडिशनली 2.5 महीने की सज़ा भी वो दे सकता है इन एडिशन टू। अब देख लेते हैं व्हेन ए पर्सन सेंटेंस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंस। अब सपोज करो सेवरल ऑफेंस की बात करें कि एक अंधा है, उसने चोरी कर ली, चोरी करते उसने मर्डर भी कर दिया, मर्डर करते उसने ट्रेसपास भी कर दिया। तो एक ऑफेंस की बात करें तो अगर आप बात करोगे एक ही केस में बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं, और जब एक केस में बहुत सारे चार्जेस लगते हैं तो अलग अलग ऑफेंस के लिए अलग अलग पनिशमेंट हो जाती है। व्हेन ए पर्सन कन्विक्टेड at one trial of 2 or more offence, the court may, subject to provision of section 9 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, sentence him for such offence to several punishment prescribed thereunder, which such court is competent to inflict, and the court shall, considering the gravity of offence, order such punishment to be run concurrently or consecutively। दो चीज़ें बताता हूँ आपको। सपोज करो मर्डर की पनिशमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट है कल्पेबल होमिसाइड की 10 साल। तो एक आदमी को ने कल्पेबल होमिसाइड कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड करते हुए उसने क्या कर दिया, चोरी कर रहा है, वो रोबरी कर ली उसने, 3 साल उसकी ऐड कर लो तो 10 और 3 13 हो गया। उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया, तो सपोज करो क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट 1 साल है, तो 10 3 13 और 1 14, तो उसको बेसिकली एक ही जब एफआईआर होगी उसमें एक एफआईआर में 3 ऑफेंस के लिए उस पर केस चल रहा है। पहला उसका मर्डर के ऊपर केस चल रहा है, दूसरा उसके ऊपर चल रहा है केस रोबरी का चल रहा है, और तीसरा उसके ऊपर केस चल रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास का। तो उसने जब 3 काम किए थे तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कंकरेंटली का मतलब है कि जब उसे 10 साल की सजा दे और बोल दे जो ये 3 साल एडिशनल है प्लस 1 साल है, वो तीनों सजा एक साथ चलेगी, मतलब उसे मैक्सिमम 10 साल की सजा होगी। उसकी जो 3 साल की सजा है ना वो 1 साल में इंक्लूड हो जाएगी, मतलब एक ही साल के अंदर मान के चलेंगे उसने 3 साल भी भुगत लिए और 1 साल भी भुगत लिया। लेकिन सपोज करो वो कंजिक्यूटिवली बोल देता है, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर अदर, तो पहले वो 10 साल की सजा भुगतेगा, फिर वो 3 की भुगतेगा, फिर वो 1 साल की सजा भुगतेगा, तो बेसिकली इसमें 14 साल की पनिशमेंट उसको मिल जाएगी। कंकरेंटली में तो ये है कि तीनों पनिशमेंट एक साथ चल रही है, लेकिन कंजिक्यूटिव में क्या होता है कि एक के बाद एक चलेगी। तो अब ये मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि जब मजिस्ट्रेट एक केस में 3 ऑफेंस या 4 ऑफेंस या 5 ऑफेंस ट्राई कर रहा है तो वो क्या करेगा, सबके लिए अलग अलग सज़ा होती है तो अलग अलग सज़ा दे सकता है। अब ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो कंकरेंट चलाएगा, कंकरेंट का मतलब है एक साथ सबकी सज़ा चला देगा 3 ऑफेंस की, या कंजिक्यूटिवली वन आफ्टर अदर चलाएगा। वो बेसिकली जैसे 10 साल की एक कल्पेबल होमिसाइड की होगी, थेफ्ट की होगी, या रोबरी की 3 साल की होगी, या उसके अलावा अगर बात कर लो क्रिमिनल ट्रेसपास की हो गई 1 साल की, तो अगर कंकरेंटली चलती तो मैक्सिमम 10 साल थी तो 10 साल में बाहर आ जाएगा वो। लेकिन कंजिक्यूटिवली वन आफ्टर अदर चलती तो पहले 10 साल भुगतेगा वो, फिर 3 साल भुगतेगा और फिर वो 1 साल भुगतेगा। सेक्शन 25 की सेकंड क्लोज पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ कंजिक्यूटिव सेंटेंस मतलब वन आफ्टर अदर, पहले 10 साल फिर 3 साल फिर 1 साल, तो 14 साल बेसिकली। इन द केस ऑफ कंजिक्यूटिव सेंटेंस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच इट इज कंपिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन कन्विक्शन ऑफ ए सिंगल ऑफेंस टू सेंड द ऑफेंस फॉर ट्रायल बिफोर द हायर कोर्ट। अब सपोज करो, मान के चलो कि 3 साल तक की सज़ा दे सकता था कौन, 3 साल तक की सज़ा दे सकता है जुडिशल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास हमने पढ़ा होगा। सीजेएम सज़ा दे सकता है बेसिकली कितने साल की, 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। तो उसने क्या कर दिया कि उसने एक बंदे को 7 साल की एक सज़ा दी, 3 साल की एक सज़ा दी और 1 साल की एक सज़ा दी। तो सीजेएम ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बेसिकली मैक्सिमम पनिशमेंट वो 7 साल तक की दे सकता था, उसने 7 साल की पनिशमेंट दी। प्लस उसने दूसरे ऑफेंस के लिए एक ऑफेंस किया था कोई भी, जैसे सपोज करो डकैती कर लिया, डकैती के लिए उसने 7 साल की सज़ा दे दी सीजेएम ने। उसके अलावा सपोज करो उसने 2 साल तक की सज़ा दे दी क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए और 3 साल तक की सज़ा दे दी ग्रीवियस हर्ट के लिए। 3 ऑफेंस उसने ट्राई किए थे। तो मैक्सिमम अब सपोज करोगे तो कंजिक्यूटिवली ऑफेंस अगर चलेंगे तो सीजेएम के पास तो कितनी पावर थी, सीजेएम सिर्फ 7 महीने की सज़ा दे सकता था, लेकिन कंजिक्यूटिवली ऑफेंस वो चल रहे हैं अगर, तो 7 + 3 + 2 कितने हो गए, 7 3 10 2 12 है। अब मुद्दा ये आता है कि सीजेएम के पास तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, मैक्सिमम सजा ही वो 7 साल तक की दे सकता है। लेकिन इस केस में तो क्या हो गया, 7 + 3 2 12 साल हो गया। तो क्या इस केस में उसको वो मैटर आगे कमिट करना पड़ेगा, सेशन कोर्ट को भेजना पड़ेगा? तो सब क्लोज 2 ये बोलती है, इन द केस ऑफ कंजिक्यूटिव सेंटेंस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन कन्विक्शन ऑफ सिंगल ऑफेंस टू सेंड ऑफेंस। तो इसको जरूरत ही नहीं है
सेक्शन 2 ने प्रोटेक्शन दी है सीजेएम को। उसने बोल दिया कि जब आप कंजिक्यूटिवली ऑफेंस चला रहे हो, मैक्सिमम आपने एक ऑफेंस के लिए 7 साल की सजा दी, दूसरे ऑफेंस के लिए आपने 3 साल की सजा दी, तीसरे ऑफेंस के लिए 2 साल की सजा दी, और आपके पास पूरी पावर है। सेक्शन 23 बोलता है आपके सीजेएम के पास पावर है, मैक्सिमम वो 7 साल तक की सजा दे सकता है। लेकिन अगर आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद 7, 3, 10, 2, 12। अब इस कंडीशन में क्या सीजेएम को मैटर ऊपर कमिट करना पड़ेगा, मतलब सेशन कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा। तो सेक्शन 25 सब क्लोज टू बोलता है उसको कोई ज़रूरत नहीं ऊपर भेजने की, उसको प्रोटेक्शन मिली हुई, क्योंकि अल्टीमेटली मैक्सिमम तो वो 7 साल की सजा दे रहा है ना। और अगर ये कंकरेंटली चलती तो मैक्सिमम तो 7 साल ही होती, कंकरेंटली मतलब 7, 3, 2 एक साथ चल रही होती तो मैक्सिमम 7 साल ही होती। लेकिन अब उसने बोल दिया कि नहीं भाई मैं तो कंजिक्यूटिवली चलाना चाहता हूँ, मैं तो इस बंदे को जो सज़ा दे रहा हूँ वो पहले वो 7 साल की भुगतेगा, फिर 3 साल की भुगतेगा, फिर 2 साल की भुगतेगा। तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि उस मैटर को, उससे ज़रूरत ही नहीं है वो ऊपर भेज कमिट करे। उस कंडीशन में जो उसने पनिशमेंट दी है वो वैलिड होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट in no such case provided that in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 20 year। तो मैक्सिमम सपोज करो हम कंजिक्यूटिव पनिशमेंट चलाते हैं ना, कंजिक्यूटिव वन आफ्टर अदर्स, तो उसमें मैक्सिमम पहले 14 ईयर था, अभी इन्होंने 20 ईयर कर दिया गया। मैं फिर बता रहा हूँ, सीआरपीसी में 14 ईयर था, अभी 20 ईयर कर दिया। तो बेसिकली अगर कंजिक्यूटिव ऑफेंस चल रहे हैं ना वन आफ्टर अदर, पहले 10 साल है, फिर 3 साल है, फिर 5 साल है, तो मैक्सिमम उसमें भी एक लिमिटेशन ऐड कर दी गई कि कंकरेंटली पे। अब सपोज करो एक बंदा है, उसके अगेंस्ट में 5 ऑफेंस में एफआईआर हुई है, 5 ऑफेंस में एफआईआर हुई है। जैसे उसके अगेंस्ट में डकैती के अगेंस्ट में डकैती की होगी, रॉबरी तो डकैती होगी, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, या फिर उसमें उसने कर दिया बेसिकली किसी का सर फोड़ दिया, या बेसिकली उसने 354 भी उस पर लग जाती है जो आज के टाइम में हो गया, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, या लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दिया, उसने गाली वगैरह दे दी तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया। तो उसके एक ऑफेंस में 5 साल की सज़ा है। अब ये मान के चलो 5 साल की सज़ा का मतलब है कि जैसे एक ऑफेंस में 5 साल की मिली, दूसरे में 10 साल की मिली, तीसरे में 30 साल की मिली, चौथे में 4 साल की मिली, तो मैक्सिमम ऐसे करोगे तो हो सकता है इसकी 30 साल की सज़ा हो जाए अगर सब कुछ ऐड करोगे। तो सेक्शन 25(2) के एक क्लोज प्रोवाइजो ने एक लिमिटेशन ऐड कर दी कि आप क्या करोगे, आप मैक्सिमम 20 साल तक ही दोगे अगर कंजिक्यूटिवली चला रहे हो। द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट। अब यहाँ एक लिमिटेशन और है कि मजिस्ट्रेट सीजेएम, अगर देखोगे सीजेएम के पास कितनी पावर है, वो मैक्सिमम 7 साल की सज़ा दे सकता है। ध्यान से सुनना, अब वो मैक्सिमम 7 साल की तो दे सकता था, लेकिन अगर वो कंजिक्यूटिवली चलाएगा ना, कंजिक्यूटिवली वन आफ्टर अदर, तो वो 14 साल से ज़्यादा की सज़ा दे ही नहीं सकता, वो 15 की दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। तो बेसिकली वो मैक्सिमम अगर सीजेएम दे भी रहा है ना कि भाई कंकरेंटली मैं चला रहा हूँ वन आफ्टर अदर, तो मैक्सिमम वो 14 साल तक की सज़ा दे पाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ appeal by a convict person, the aggregate of the consecutive sentence passed against him under this section shall be deemed to be single sentence। तो बेसिकली अगर एग्रीगेट की बात करें तो उसे अब अपील कहाँ करनी है, तो जो एग्रीगेट है ना, एग्रीगेट देख लेगा बेसिकली, जैसे 7, 3, 10, 2, 12, तो 12 साल के ऑफेंस के लिए वो कहाँ अपील कर सकता था, वहाँ अपील कर पाएगा। ये बेसिक्स ने बता दी। अब बात करते हैं इन कन्फरिंग पावर अंडर दिस संहिता, द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट। कौन कर सकता है पावर कन्फर, हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट, एज द केस मे बी बाय ऑर्डर, एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय नेम और वर्च्यू of their offices or class of officially generally by their official titles. Every such order shall take effect from the date on which it communicated to the person so empowered. In conferring power, mode of conferring power, in conferring power under this Sanhita, the High Court or the state government as the case may be, by order empower person especially by name or virtue of their offices or class of officials generally by। तो बेसिकली किसी को भी कोई पावर कन्फर्म करना है, कोई कौन कन्फर कर देता है, कोई का पावर इन्वेस्टिगेशन के लिए कन्फर कर रहा है या ट्रायल के लिए, इंक्वायरी के लिए कन्फर कर रहा है, तो बेसिकली कौन कन्फर कर सकता है, वो कर सकता है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। whenever any person holding an office in the service of a government or has been invested by high court or state government with any power under this Sanhita throughout any local area is appointed to equal or higher office of the same nature within like local area under the same state government, he shall, unless the high court or the state government as the case may be otherwise direct or has otherwise directed, exercise the same power in the local area in which he is so appointed। अब सपोज करो कोई पर्सन है, whenever any person holding an office in the service of the government who has invested by the high court or the state government with the power under this Sanhita throughout any local area is appointed to equal or higher office of the same nature within a like order
area under the state government, he shall, unless the high court of the state government, as the case may be otherwise direct, has directed otherwise the same power or person. जैसे हमने यहाँ पावर कन्फर की थी ना किसी पर्सन को, लेकिन वो बंदा तो पहले से ही गवर्नमेंट ऑफिसर था, सपोज करो पहले से ही पुलिस ऑफिसर था, अब पुलिस ऑफिसर को स्पेसिफिक पावर हमने फिर से ऐड कर दी, तो उसके पास कितनी पावर हो जाएगी? अदरवाइज डायरेक्टेड, एज द केस में बी अदरवाइज डायरेक्ट और हैज़ अदरवाइज डायरेक्टेड एक्साइज द सेम पावर इन द लोकल एरिया इन विच ही इज सो अपॉइंटेड। तो उसके पास उतनी पावर रहेगी जितनी पावर उसके पास पहले से थी, और प्लस उसको एडिशनली जितनी पावर स्टेट गवर्नमेंट ने दे दी है। द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एज द केस में बी may withdraw all or any of the power conferred by under this संहिता any person। तो जो सेक्शन 26 में पावर दी थी उसको 28 में वापस भी कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है। एनी पावर कन्फर्ड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे बी विदड्रॉन बाय द रेस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट। और अगर सपोज करो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई पावर किसी आदमी को कन्फर करी है, मतलब कार कैसे कन्फर करते हैं याद रखो कि सपोज करो पुलिस ऑफिसर नहीं है तो हमने क्या बोल दिया, किसी लोकल पर्सन को बोल दिया कि भाई तू जाके इन्वेस्टिगेशन कर ले, अब उसे हमने स्पेसिफिक पावर दे दी, तो ये पावर कन्फर ऐसे कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उस पावर को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पावर कन्फर करी है किसी, जैसे मुझे पावर कन्फर कर दे, मैं कोई पुलिस ऑफिसर तो हूँ नहीं, लेकिन पुलिस ऑफिसर के अलावा भी कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है किसके ऑर्डर पे, जो पावर स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट कन्फर कर दे, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फर कर दे, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कन्फर कर दे। लेकिन अगर करो सीजेएम ने कोई पावर कन्फर करी है, पावर दी है मेरे को, तो सीजेएम ही मेरे से वापस ले सकता है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पावर दी है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही वापस लिख सकता है। पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्साइजेबल बाय देयर subject to provision of this Sanhita, the power of and duties of judge or magistrate may be exercised or performed by his successor in office। तो जैसे ट्रांसफ़र होता है ना, तो सपोज करो ट्रांसफ़र के टाइम पे कोई मैं मजिस्ट्रेट बन जाता हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो मैं कोई केस ट्राई कर रहा था, तो जितनी मेरे पास पावर थी ना, जितने मैंने अभी तक मैटर सुन लिया, सेम मेरे पास जो जाके उस कुर्सी पे बैठेगा उसके पास भी उतनी पावर है, ये बात कर रहा है। Where there is any doubt as to who is the successor in office, the session judge shall be determined by order in writing the judge who shall for the purpose of this Sanhita or any proceeding order thereunder be deemed to be successor in office। तो बेसिकली ये कौन जिसका ट्रांसफ़र होता है, कौन ट्रांसफ़र होएगा, कौन सक्सेसर बनेगा, एक केस के बाद कौन दूसरा केस सुन रहा है, उसी केस को कंटिन्यूस में कौन सुन रहा है, जब एक जज का ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसकी बात ये कर रहे हैं। When there is any doubt as to who is the successor in office of the magistrate, chief judicial magistrate or district magistrate, as the case may be, shall be determined by order in writing the magistrate who shall for the purpose of this Sanhita any proceeding or order thereunder be deemed to be successor in office। तो बेसिकली ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, तो ट्रांसफ़र सेक्शन 29 में है, तो उसके पास सेम पावर होगी जो पहले जो मजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा था। ये बात हमने पढ़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो में बना रहा हूँ जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले इस वीडियो को ढंग से देख लें। और जो ये सीरीज़ थी, इस सीरीज़ की 3 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं, तो उन वीडियो को भी आप ध्यान से देख लो। उसके अलावा प्लीज़ इस सीरीज़ को सब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ अगर आप हो सके तो लाइक कर देना प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।